सभी को गुड आफ्टरनून। आज जो हमारा जो टॉपिक है वो रिकैपिचुलेशन हो रहा है, पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है जो हमने अभी तक पढ़ाई की उसमें हमने कितना ग्रहण किया। तो जो हमारा पहला जो सिलेबस में है कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है। भौतिक प्रदेश को उच्चावचीय प्रदेश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है इसका? धरातलीय प्रदेश भी कहा जाता है। तीसरा नाम है राजस्थान का भू आकारिकी प्रदेश के रूप में भी इसको जाना जाता है। जब हम इसके राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं उसमें वो विशेषता हमें देखने को मिलती है जो विश्व में कहीं भी टोपोग्राफी में देखने को नहीं मिलती है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मोटे रूप में 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? सबसे पहला भाग कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? जिसका दूसरा नाम है पश्चिमी रेतीला मरुस्थल। इसका निर्माण कब हुआ? कौन से युग में हुआ? थार के मरुस्थल उत्तर प्लीस्टोसीन युग। अवसाद या अवशेष किसका है? टेथिस सागर का। किसका है? राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यहाँ पर कितना भाग है? 61.11%। इसी 61.11% भूभाग पर कितनी जनसंख्या रहती है? 40%। क्षेत्रफल अधिक होने के कारण जनसंख्या कम क्यों रह रही है? उसका एक ही कारण है, प्रतिकूल प्राकृतिक विषमता वाला प्रदेश होने के कारण जनसंख्या का सघन आवरण यहाँ पर कम है। विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कहलाता है। थार के मरुस्थल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। जो पहला भाग है उसका है शुष्क प्रदेश। क्या है? शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। तो सबसे पहली चीज होती है, इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन। जो हमारा जो महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है उसका है थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। इसके कितने भाग है? 2 भाग। कौन से? पहला भाग है वो है शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन सा है? महान मरुभूमि। दूसरा अनावृत शैलें। तीसरा चौथा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। महान मरुभूमि में कौन सा एरिया है? कच्छ का रण, कच्छ की खाड़ी से लेकर पंजाब। इसमें बाड़मेर, प्लस जैसलमेर। इसमें रण से लेकर और लास्ट में सांबर प्लस डिडवाना प्लस डेगाना और कुचामन। बी जो बी बिंदु है हमारा उसका क्या नाम है? अर्ध शुष्क प्रदेश। इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला कौन सा है? गग्गर बेसिन। दूसरा शेखावाटी प्रदेश। तीसरा है नागौरी।
उच्च, और चौथा गग्गर बेसिन, है ना। तो गग्गर नदी के पाट को किस नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से। मैदान को किस रूप में जाना गया है? वग्गी के नाम से। ये कौन सी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। कौन सी है? आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। शेखावटी प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर का कुछ एरिया। नागौर उत्तर प्रदेश में नागौर वाला एरिया, लूनी बेसिन में अजमेर वाला एरिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पश्चिमी रेतीला मैदान। ठीक है, इसका कुल जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी लंबाई है 640 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है? 300 किलोमीटर। यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण फसलें कौन सी है? ज्वार, बाजरा और मोठ, है ना। दूसरा जो हमारा जो भौतिक प्रदेश है उसका क्या नाम है? अरावली पर्वतमाला। कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला का निर्माण कब हुआ? 60 करोड़ वर्ष पूर्व, प्री कैम्ब्रियन युग में। कब? प्री कैम्ब्रियन काल में। अवसाद कौन सा है ये? गोंडवाना लैंड का। कौन सा अवसाद है? गोंडवाना लैंड का। अरावली पर्वतमाला कहां से कहां फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला दिल्ली की रायलसीमा की पहाड़ियों से शुरू होकर गुजरात, पालनपुर, खेड़ ब्रह्मा, छोटे अंबाजी के पास वाला क्षेत्र अरावली पर्वतमाला के रूप में जाना गया है। इसका विस्तार किधर से किधर है? तो दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है। दक्षिण पूर्व में यह अरावली पर्वतमाला की चौड़ाई ज्यादा है और दिल्ली की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। कुल अरावली पर्वतमाला की टोटल यानी कि संपूर्ण देश में कुल अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। कितनी है? 692 किलोमीटर। राजस्थान राज्य में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। कितनी है? 550 किलोमीटर। कुल अरावली का राजस्थान में कितना प्रतिशत हिस्सा है? लगभग 80%। कितना है? 80% हिस्सा अरावली पर्वतमाला को मोटे रूप में 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भाग। उत्तरी अरावली पर्वतीय प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तीसरा है आपका मेवाड़ का पठार, बोराट का पठार, है ना, और चौथा क्या है आपका? आबू पर्वतखंड। कौन सा? आबू पर्वतखंड। इन 4 चीजों के जो महत्वपूर्ण जो एरिया है वो अरावली की सर्वाधिक चोटियों के बारे में आपको ध्यान रखना, उसमें से क्वेश्चन बनता है ना। तो हम जब घटते हुए क्रम में 5 चोटियों की तरफ जाते हैं तो सबसे पहली चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। कौन सी है? 1722 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। दूसरी ऊंची चोटी का क्या नाम है? शेर। कितनी है? 1597 मीटर। कहां पर है? सिरोही में। तीसरी कौन सी है? देलवाड़ा, 1442। कहां पर है? सिरोही में। चौथी ऊंची चोटी कौन सी है? जरगा। कितनी है? 1431 मीटर। कहां पर है? उदयपुर में। पांचवी कौन सी है? अचलगढ़। क्या नाम है उसका? ऊंचाई कितनी है? अचलगढ़ कहां पर है? सिरोही में। उसके बाद अचलगढ़ के बाद कौन सी है? आबू। कितनी है? 1295 मीटर। ठीक है, तो अब ये विशेष ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊंची चोटी आरोही और अवरोही क्रम में, है ना। अरावली पर्वतमाला संसार की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अब बात करते हैं मेवाड़ का पठार। तो मेवाड़ के पठार की बात करते हैं तो वहां पर एक बोराट का पठार नजर आता है। कौन सा पठार नजर आता है? बोराट का पठार। बोराट के पठार का विस्तार कहां पर है? गोगुंदा व कुंभलगढ़ के बीच के पठार को क्या कहा गया है? बोराट का पठार कहा गया है। कौन सा पठार कहा गया है? बोराट का पठार। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र किस रूप में जाना गया है? गिरवा। यह क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या, दूसरा क्या, इसका निर्माण किस रूप में हुआ? तस्तरी नुमा। किस रूप में? तस्तरी नुमा। देशों की नाल किसे कहा गया है? जरगा और रागा के बीच की पहाड़ियां जो हमेशा हरी भरी रहती है उसको क्या कहा गया है? देशों की नाल कहा गया। मेरवाड़ा की पहाड़ियां क्या करती है? मारवाड़ का पठार और मेवाड़ का तो पठार और मारवाड़ का मैदान को अलग करने का कार्य कौन करता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां। कुकरा की पहाड़ियां क्या करती हैं? जोड़ने का कार्य करती है। क्या करती है? जोड़ने का कार्य करती। देशूर की नाल कहां पर स्थित है? पाली में। कहां पर स्थित है? पाली में। यह विशेष आपको, उड़िया का पठार कहां पर है? माउंट आबू में। मेसा का पठार कहां पर स्थित है? चित्तौड़। गोमती नदी के आसपास, जैसलमेर के आसपास कौन सा पठार है? जैसलमेर में 100% पानी किस नदी का आता है? गोमती नदी का, है ना। तो गोमती, ये जो जैसलमेर में सबसे बड़े टापू का क्या नाम है? बाबा का मगरा। सबसे छोटा प्यारी। वर्तमान में जैसलमेर कौन से जिले में? सलूमर जिले में। कौन से जिले में?
सलुम्बर, इसका ध्यान रखना है ना विशेषकर। चौथा पोर्शन क्या बताया, आबू पर्वत खंड। आबू पर्वत खंड के विशेष ध्यान रखना। आबू पर्वत खंड है जो दत्तात्रेय की जन्मस्थली कहा गया है ना। गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा गया है। आबू पर्वत खंड जो फैला हुआ है वो लगभग 20 वर्ग किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। इस ध्यान रखना कि यहाँ पर एक डिकेल्टेरा अबुएंसिस एक प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है जो संसार में कहीं पर नहीं विद्यमान है, सिर्फ माउंट आबू में विद्यमान है ना। यहाँ पर सदाबहार वनस्पति भी पाई जाती है क्योंकि 0 डिग्री से नीचे तापमान सर्दियों में यहाँ पर चला जाता है ना। इस पठार के जो आबू पर्वत खंड है वहां पर लगभग ट्राइबल जनजाति के बहुत सारे गांव हैं जो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से संबंधित है। तीसरा है हमारा जो है वो कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा है, पूर्वी मैदानी प्रदेश। इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में। कितने भागों में, 4। पहला कौन सा है, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन की बात करते हैं तो चंबल के बिहड़ प्रदेश भी इसको कहा गया है। चंबल नदी के द्वारा जो अपर्दन बनाया जाता है वो कौन सा है यहाँ पर, अवनालिका अपर्दन। क्या, अवनालिका अपर्दन। इसको दूसरा इसका क्या बोलते हैं कि बेडलैंड्स के नाम से जाना जाता है ना। चंबल नदी में अवनालिका अपर्दन वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, बेडलैंड। क्या कहते हैं, बेडलैंड। कि कंदरा वाला एरिया है ना, गुफाएं जिसको बेडलैंड के रूप में जाना जाता है ना। उत्कात स्थलाकृतियों का भी निर्माण होता है ना। इसके बाद और क्या, यहाँ पर जो गुफाएं टोपोग्राफी वो विश्व में कहीं पर नहीं मिलती है। चंबल नदी के अपर्दन के द्वारा निर्मित जो टोपोग्राफी है वो संसार में कहीं पर विद्यमान नहीं है, सिर्फ यहीं पर है ना। इसको डांग की रानी किसे कहा गया है, करौली को। किसे कहा गया है, करौली को। यह बहुत कठोर क्षेत्र है। कौन सा है, कठोर है ना। इसके बाद दूसरा क्या है हमारा, चंबल के बाद माही नदी का क्षेत्र 56 के मैदान के रूप में, 56 मैदान भी कहा जाता है। 56 गांवों के समूह के रूप में जाना जाता है। और प्रतापगढ़ का क्षेत्र किस रूप में जाना जाता है, कांठल की गंगा के रूप में जाना जाता है। कौन सी गंगा, कांठल की गंगा के रूप में जाना जाता है ना। इसका विशेष ध्यान रखना। माही नदी है वो कर्क रेखा को कितने बार क्रॉस करती है, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। माही नदी बांसवाड़ा में कौन से क्षेत्र में प्रवेश करती है, खांदू क्षेत्र है ना। कौन सा, खांदू क्षेत्र। कहां से निकलती है माही नदी, मध्य प्रदेश के मऊ क्षेत्र से है ना। लेकिन इसका सर्वाधिक फायदा किसको मिलता है, बांसवाड़ा को। किसको मिलता है, बांसवाड़ा को। तो माही नदी का जो महत्वपूर्ण जो है वो 56 का मैदान, कांठल की गंगा है। ये हमें विशेष ध्यान रखना कि जो इसमें भी विशेषकर जो जिले सम्मिलित है वो कौन कौन से, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। उसमें कुछ डूंगरपुर का भी एरिया है, ठीक है। तीसरा इसमें कौन सा आएगा, बनास बेसिन। कौन सा, बनास नदी का उद्गम कहां से है, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। और चौथा कौन सा है हमारा, बाणगंगा, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा गया है। यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है, यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। चौथा जो हमारा वो पूर्वी पठारी प्रदेश। कौन सा है, पूर्वी पठारी प्रदेश। इसका निर्माण किस युग में हुआ, क्रिटेशियस युग में। किसके, कौन से युग में, इसका कितना है, लगभग 7%। जनसंख्या कितनी रहती है, 11%। राजस्थान का सबसे कठोर क्षेत्र भी कहा जाता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र, यह क्षेत्र इसमें सम्मिलित है ना। इसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, एक जो प्रथम भाग है उसका क्या है, विंध्यन कगार उच्च भूमि। और दूसरा क्या नाम है, दक्कन लावा पठार। विंध्यन कगार उच्च भूमि में बनास और चंबल नदियों द्वारा निर्मित बलुआ पत्थरों से निर्मित क्षेत्र क्या कहलाता है, विंध्यन कगार उच्च भूमि कहलाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, बलुआ पत्थर से निर्मित भूमि। इसकी औसत ऊंचाई 550 मीटर। कितनी है, 550 मीटर। दूसरा है हमारा दक्कन लावा पठार, जिसको क्या कहते हैं, मालवा का पठार भी कहते हैं, हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। और तीसरा इसका ऊपर माल का पठार। ऊपर माल के पठार का मतलब होता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का
बेसरोडगढ़ क्षेत्र तथा भीलवाड़ा जिले का बिजोलिया के क्षेत्र के बीच में जो एरिया विद्यमान है वो कौन सा कहलाता है? ऊपर माल का मेड़ा, ये क्या पठार कहलाता है। लगभग मोटे रूप में अगर हम राजस्थान के जो फिजिकल पार्ट के बारे में बात करते हैं तो ये महत्वपूर्ण पार्ट के बारे में अभी हमने अध्ययन कर लिया। उसके अलावा कुछ एरिया जो हमारे हैं, कुछ चीजें हैं जिसको हम पढ़ते हैं, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में जो जहरीला सांप है उसका क्या नाम है? पीवड़ा। आकलवुड नेशनल फॉसिल पार्क जो जिसमें सांपों के अवशेष या जीवाश्म तैयार संग्रहित किए गए हैं, संग्रहण किया जाता है, उनको सुरक्षित रखने की जो जगह है उसका क्या नाम है? आकलवुड फॉसिल पार्क। कौन से जिले में? जैसलमेर जिले में। कौन से जिले में? जैसलमेर। इसका विशेष ध्यान रखें आप लोग, है ना। आकलवुड नेशनल फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जैसलमेर जिले में। त्रिवेणी संगम बनता है हमारा फिजिकल पार्ट में, वो पर अपना कहाँ पर बन रहा है हमारा? बेणेश्वर में। वो कौन सा है? सोममाही जाखम नदी, है ना, वहां पर त्रिवेणी संगम बनता है, डूंगरपुर जिला, है ना, जिसको आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, जो माघ पूर्णिमा के दिन इसका प्रसिद्ध मेला भरता है। दूसरा हमारा त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदी? बेडस, बनास और मैनाल। तीसरा हमारा त्रिवेणी संगम कहाँ बनता है? रामेश्वर, सवाई माधोपुर, चंबल, बनास और शिव। तो लगभग अब जब मोटे रूप में जब हम अध्ययन करते हैं, जब विस्तृत रूप में अध्ययन करते हैं, तो जो टोपोग्राफी है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र है जो हमारा जहाँ पर हमारे 10 सेंटीमीटर से कम वर्षा पश्चिमी थार के मरुस्थल में होती है, और एक ऐसा क्षेत्र जो माउंट आबू वाला जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से भी औसत वर्षा ज्यादा होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्थान के जो फिजिकल भौतिक प्रदेशों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो एक तरफ यहाँ पर हमारे अति तर आर्द्र जलवायु वाला प्रदेश बांसवाड़ा वाला भी है, और एक ऐसा क्षेत्र है जो जैसलमेर की सम तहसील है जहाँ पर हमेशा 365 दिन एक समान यानी कि वनस्पति विहीन वाला भी क्षेत्र यहाँ पर विद्यमान है। तो राजस्थान के जो जलवायु है वो बहुत ही अच्छी जलवायु के रूप में यहाँ पर जाना गया, क्योंकि एक तरफ यहाँ पर मरुस्थलीय प्रदेश भी है, एक तरफ यहाँ पर संसार की प्राचीन अरावली पर्वतमाला वाला एरिया है, एक हमारा विश्व का सबसे, है ना, प्राचीन छोटा नागपुर का पठार जो हमारा पठारी क्षेत्र है, जो भारत का सबसे कठोर भूभाग भी कहा गया, उसका भी हिस्सा है दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र, और एक हमारा जो गग्गर आंतरिक नदियों का और बाहरी ऊपरी नदियों का प्रवाह क्षेत्र भी दक्षिण पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्र भी सम्मिलित है। अर्थात कह सकते हैं कि वह जलवायु दशाएं और जियोमॉर्फोलॉजी का पार्ट के बारे में अध्ययन करते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि राजस्थान का जो फिजिकल पार्ट है वो फिजिकल फीचर और डेमोग्राफी दोनों एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए। यहाँ पर विरल प्राकृतिक विषमता वाले क्षेत्र में लोग जीवन यापन भी कर रहे हैं, और एक अनुकूल और प्रकृति की जिसको कहते हैं कि अधिक संसाधन प्रदेश कहा गया है वो क्षेत्र भी यहाँ पर विद्यमान है। अर्थात फिर भी हम लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन निर्वाह करते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के निवासियों का जो मानव संसाधन है वो प्रतिकूल प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने के रूप में भी जाना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अगर हमने अध्ययन कर लिया तो राजस्थान का पूरा विस्तृत अध्ययन हम आसानी से समझ जाते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स ऑल ऑफ यू।